हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 9। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पे एक अच्छी सूचना है, अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए आपको, तो बस मुझे आपको कमेंट करनी है। आपको पीडीएफ फाइल एक लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को एक कमेंट करना है अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर ये सभी तरह का कंटेंट आपको लगता है, क्वेश्चंस को लगता है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वाला पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये लिए हुए आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, कॉमेंट करना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिलता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर लाइक पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पसंद आता है, लाइक मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर मेरा ये कंटेंट पसंद है, अगर ये पीडीएफ फाइल इसका चाहिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये दिए हुए सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको कमेंट करना है, एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल सीधे डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई झमेला का, कोई तामझाम का। कोई तामझाम नहीं करना है, लिंक पर क्लिक करना है, सीधे डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग के लिए हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, बिहार का राजकीय मछली क्या है। सिंपल सा सवाल है, बिहार का राजकीय मछली क्या है, ठीक है। ऑप्शन है कतला, रेहू, मांगुर, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांगुर, ठीक है। बिहार का राजकीय मछली क्या है, मांगुर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय प्रतीक में जैसे कि राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, भाषा क्या है, मछली क्या है। मछली में हम लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे मांगुर था। राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीपल है, ठीक है। वहीं हम बात करें राजकीय पुष्प या फिर फूल के बारे में तो यहाँ पे गेंदा फूल है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु यहाँ पे क्या है, बैल है, ठीक है। इससे पहले यहाँ का राजकीय पशु रीछ हुआ करता था, ठीक। राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो गौरैया है, पहले यहाँ पे नीलकंठ हुआ करता था। राजकीय भाषा के बारे में बात करें तो हिंदी है, और द्वितीय अगर राजभाषा पूछा जाए तो उर्दू होगा, ठीक है। राजकीय मछली हमने बता दिया है कि मांगुर है, और राजकीय चिन्ह अगर पूछा जाए तो बोधि वृक्ष है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 38 है, 243 है, या फिर 75 है। तो याद रखना यहाँ पे बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, बाकी भी ध्यान रखना है, जैसे कि विधानसभा सीट यहाँ पे कितना है, ठीक है। विधानसभा सीट कितना है, तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे है 243, ठीक है। जबकि यहाँ पे विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जो सीटें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें हैं 2। कितना है, 2 है, कटोरिया व मनिहारी, ठीक है। वहीं बात करें हम यहाँ पे अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा करेक्शन किया जाए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित जो सीट है वो है 2, जबकि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है यहाँ पे 38, ठीक है। ये ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं आरक्षित है यहाँ पे, तो लोकसभा के लिए यहाँ पे 40 सीट, और राज्यसभा के लिए है कितना, 16 सीट, ठीक है। ये यहाँ पे इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। विधानसभा सीट पूछा जाए तो 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है 38, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट है 2, लोकसभा सीट है 40, और राज्यसभा सीट है 16। ये पूरा बिहार राज्य विधायिका के बारे में कहानी था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो गलती आपका नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है।
सवाल सिंपल सा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मधेपुरा। मधेपुरा में देखेंगे कि ये जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा है मधेपुरा, ठीक। यहाँ पे 31.12% वृद्धि देखने को मिला है, 31.12%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे देखने को मिला जनगणना 2011 के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है आपका शिवहर। क्या है? शिवहर, ठीक है। यहाँ पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिला, ठीक। वहीं बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा रोहतास होगा इसका आंसर सही, ठीक है, रोहतास। यहाँ पे एक खास बात ये है कि चाहे आपसे सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर पूछे, पुरुष साक्षरता दर पूछे या महिला साक्षरता दर पूछे, सभी में आंसर आपका रोहतास ही होगा, ठीक है। सबका आंसर क्या होगा? रोहतास, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ट्रिक हो जाएगा आपके लिए। सबका आंसर क्या है यहाँ पे? रोहतास है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ग्रामीण हो, ठीक है, चाहे सर्वाधिक साक्षरता दर के बारे में बात करें, ये सभी रोहतास में ही देखने को मिला है, ठीक है। बाकी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है गोपालगंज। गोपालगंज यहाँ पे लिंगानुपात कितना था, तो यहाँ पे था 1021, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है, तो 1021 है। वहीं बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जब पूछा जाए जनसंख्या वाला तो ये याद रखिएगा पश्चिम चंपारण है, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लगभग 6.35% देखने को मिला है। चलिए अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? रोहतास, गया, कैमूर या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रोहतास तो टच करता है, गया भी टच करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो कैमूर जो है ना आपका, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, तो कैमूर जो है ना आपका यहाँ पे है, ये रेड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये रोहतास इससे निकला हुआ है, तो जिसकी वजह से कैमूर जो है यहाँ पे ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैमूर, ठीक है। बाकी रोहतास गया तो ही है। और कुल मिला करके देखेंगे तो कितना यहाँ पे जिला टच करता है झारखंड से, तो ये देखेंगे यहाँ पे बिहार के निम्नलिखित जिला झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन है? रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जिले देखेंगे कि झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। वहीं भी देखेंगे यूपी के साथ भी 8 ही जिला यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैमूर। कैमूर देखेंगे यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ नहीं करता है, ठीक है। रोहतास एक ऐसा जिला है, ठीक है, रोहतास एक ऐसा जिला है जो कि यूपी के साथ भी लगता है और झारखंड के साथ भी लगता है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? सवाल है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पालनी पहाड़ी, अन्नाई मुड़ी पहाड़ी या फिर नीलगिरी की पहाड़ी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट का संगम स्थल है और ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पश्चिमी तमिलनाडु तथा कर्नाटक तथा केरल राज्य में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा है,
ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का भाग है जो यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कहा हमने, ये ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल था कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, यानी कि इधर से देखेंगे पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट। यहाँ पे जो है आपका है ना, से कि ये भारत कुछ भाई शायद इधर से आ रहा है पूर्वी घाट, इधर से ये पश्चिमी घाट, और ये किस जगह पर मिलता है, तो ये मिलता है आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तारापुर, खेतड़ी या रांची, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। खेतड़ी में भारत सरकार की एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान का देश में तांबा भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो प्रथम स्थान है, ये भी याद रखिएगा। तारापुर में परमाणु ऊर्जा गृह केंद्र है, याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है या कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ उसका जमाव ज़्यादा है, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है कि स्कंद पुराण के अनुसार विंध्याचल से दक्षिण भारत का समग्र भूभाग जो है वो पंच द्रविड़ कहलाता है, ये आपको याद रखना है। द्रविड़ भाषाएं एक का भाषा है परिवार है, जिसमें कौन कौन भाषा शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, तमिल है, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सभी द्रविड़ भाषाएं में शामिल है। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा क्या है, एक भाषा परिवार है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख रूप से शामिल है, ये आपको याद रखना है। और वही बात करें तमिल भाषा के बारे में, तो ये दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। कौन सा, तमिल। ठीक है, भारत में वैसे देखा जाए तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। कौन कौन, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उड़िया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है या घोषित किया गया है, तो 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। आप चाहे तो इसका नोट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे तमिल। ठीक है, तमिल। ठीक है, तमिल के बाद है आपका यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत के बाद यहाँ पे है कन्नड़। ठीक है, कन्नड़, और कन्नड़ के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे मलयालम और उड़िया। ठीक है, मलयालम, मलयालम। ठीक है, और एक उड़िया हो गया आपका। ठीक है, उड़िया के साथ एक आप तेलुगु नहीं लिखे ना, हाँ तेलुगु। ये 6 हमारा संस्कृत, ये कह सकते हैं, इसका क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल देंगे शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो ये शास्त्रीय भाषा से घोषित किया गया है। कब किया गया ये भी पूछा जाए तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि तमिल है, तो तमिल को शामिल किया गया था 2004 में, 2004 में। इसे को शामिल किया था 2005 में शामिल किया गया था। वहीं कन्नड़ को किया गया था 2008 में। ठीक है, जबकि मलयालम को शामिल किया गया था 2013 में। ठीक है, कब किया गया था, 2013 में। और उड़िया को शामिल किया गया था 2014 में। ठीक है, तेलुगु को कब शामिल किया गया था, तो ये आई थिंक 2008 में किया गया था। ठीक है, 2008 में किया गया था। तो ये हमारा 6 शास्त्रीय भाषा है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, जो हमारा आपका है ना, ये सोशल जो स्टडी होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और शायद किसी न किसी टीआरई में एक सवाल पूछा गया है। बताना है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि हेमेटाइट लौह अयस्कों का बैलाडीला में खनन होता है। लौह उत्पादन में बात करें तो सबसे जो प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड में, किसका स्थान है, तो ये चीन का है। अच्छा ये बताइए कि बैलाडीला जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, हेमेटाइट, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा,
सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बैलाडीला कहाँ पे है, तो आपको कम से कम इतना याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो क्या बताना है, दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण से रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रेड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है, वहीं बात करें पूरे वर्ल्ड में केसर उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो याद रखिएगा प्रथम देश है ईरान। ठीक है, कौन सा देश है, वो ईरान है, जहाँ पे केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश या देवप्रयाग? तो आसान सा सवाल है, याद रखना है कि देवप्रयाग नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ठीक है, और देवप्रयाग के बारे में आप लोग को पता होगा कि ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और एक ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, याद रखना है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और बाकी हम बात करें कि अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये सतोपंथ हिमानी से होता है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? बताना है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। अगर कुछ ऐसा हम कहें कि ये हमारा मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से बिहार का कुछ भाग होगा, तो कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, और पश्चिम तो आने की ये वाला, तो ये वाला पार्ट आने की यहाँ पे बोल रहा है कि ये भाग किस भाग से घिरा हुआ है। क्या ये सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है, क्या कैमूर के पठार से घिरा हुआ है, या कि नवादा पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम नवादा पहाड़ी तो होगा नहीं, क्योंकि नवादा देखेंगे दक्षिण में है। ठीक है, कैमूर आपको देखेंगे तो यहाँ पे है, तो इस जगह के बारे में बात करें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी इसका सही आंसर है। तो ध्यान रखना है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा ही बिहार का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार भी है ना, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे ये जो भाग है सबसे निचला भाग है उसे क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। तो इसका देखेंगे कि इसके उत्तर में ही शिवालिक भी घिरा हुआ है। ठीक है, जब हिमालय के बारे में बात करें हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, तेल नदी निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक या फिर एक से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तेल नदी देखेंगे कि यहाँ पे महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, महानदी की एक सहायक नदी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बताना है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है यहाँ पे कि त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो थोड़ा सा है यहाँ पे तो कलर चेंज हो गया तो दिख नहीं रहा होगा आपको, बट यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम जिले में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। ठीक है, नहर होगा यहाँ पे त्रिवेणी नगर गंडक नदी के बाएं तरफ से निकाली गई है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका निर्माण कब हुआ था, 1909 में प्रारंभ किया गया तथा इससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। किससे? त्रिवेणी नहर से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो है वो छपरा एवं गोपालगंज को
जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। कुछ और भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि NH37 जो है आपका, ये हाजिरा से सोनबरसा को जोड़ता है, 142 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वही NH जो है आपका 84, ठीक है, ये आरा से बक्सर, ठीक है, जोड़ता है, जो कि 66 किलोमीटर लंबा है। वही NH85 के बारे में याद रखना कि ये छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। और NH80 है, जो कि मोकामा से फरक्का को जोड़ता है, 310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सवाल है वर्ष 2001 और 11 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा। वर्ष 2001 और 11 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा। 30.25, अगला ऑप्शन है 30.40%, और सी में है 25.10%। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्ष 2001-11 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था, तो ये रहा था 25, ठीक है, कितना 25.10%, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि हमने बताया था कि वर्ष 2001-11 के दौरान राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा में देखने को मिला था, जो कि 31.2% थी। ठीक है, वहीं ये जो 31.25% का जो वृद्धि दिखा रहा है, ये किशनगंज का है। ठीक है, किशनगंज में इतना यहाँ पे वृद्धि दिखा गया था, किशनगंज। ठीक है, वहीं 30.40 का जो परसेंट है, ये आपको अररिया में देखने को मिला था। ठीक है, कहाँ पे, अररिया में। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये किशनगंज जो है ना आपका, ये है आपका यहाँ पे, ये 30.40 किशनगंज का है। ठीक है, जबकि अररिया में देखने को मिला था 30.25। ठीक है, ये अररिया का है, अररिया का। ठीक है, बाकी 25.10% जो है आपका, ये ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला था बिहार में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। मोतीपुर, बाजारी, या फिर भागलपुर, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है, भागलपुर में बिहार राज्य का प्रमुख सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, भागलपुर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, काली क्रांति। ठीक है, सवाल क्या है, काली क्रांति का संबंध किससे है। मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी क्रांति को देख लीजिए, जैसे कि सुनहरा यहाँ पे है, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है। नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली और प्याज उत्पादन से होगा। जबकि लाल क्रांति आपका मांसा, यहाँ पे मांस होना चाहिए था। ठीक है, मांस और टमाटर उत्पादन से है। जबकि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यहाँ पे कि श्वेत क्रांति को ही भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट को याद रखना है आपको, श्वेत क्रांति को भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिले हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिले हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र के मिले हैं। ठीक है, तथा ये भी याद रखना है कि वस्त्र उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्य है। और बात करें थोड़ा सा कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापना की गई थी। ये कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, जो कि 1818 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। और सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना के बारे में बात करें तो ये मुंबई में लगाया गया था, जो कि 1854 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार, या फिर से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्वार यहाँ पे नकदी फसल नहीं है। ठीक है, ज्वार मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ज्वार मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, ना कि नकदी फसल। नकदी फसल में मूंगफली होगा, जूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम सवाल है, ध्यान रखना है। सवाल है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। 3410 किलोमीटर, 3587 किलोमीटर, 4595 किलोमीटर, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है।
इसका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 16 मार्च 2019 को बिहार सरकार के परिवहन मंत्रालय के अनुसार बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 41 है। और वहीं बात करें राज्य में कुल सड़क की लंबाई का, तो ये 1,49,541 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।